फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया, आप बताइए। चलिए, कुछ कंसेप्ट हमारे रह गए थे, उनको आज कवर करेंगे। ओके, लेट मी जस्ट फाइंड कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा रह गया था। बस थोड़ा सा ही रह गया, एवरेज खत्म हो गया, आज रेशियो शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया था। ये 7, हाँ ये तो हो गया था ना, 700, 180, 880 वाला क्वेश्चन है ना, ये तो हो गया था। ये भी हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है। 3-4 कंसेप्ट हैं जो इसमें पेंडिंग है। हाँ, ये वाला देखते हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसमें कई बार पता है क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर लोगों के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, क्या होता है, कंट्रीब्यूशन के बारे में काम की जाती है कि कोई बंदा कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हाउ मच अ पर्सन विल कंट्रीब्यूट। ठीक है जी, तो कंट्रीब्यूशन से आप लोगों ने समझनी, जैसे मैंने आपको एक तरीका सिखाया था ना कि इस तरीके से हमें पता है कि जैसे अगर 15 लोगों की एवरेज 25 है तो इसका मतलब सब लोगों के पास 25-25 होगा। इसके पास भी 25, इसके पास भी 25, इसके पास भी 25, इसके पास भी, इसके पास भी 25-25, ये बताया था ना। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी। अब उसी को बेस बना के कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये देखो, 9 गर्ल्स एंड अ बॉय गो टू अ रेस्टोरेंट फॉर लंच। 9 लड़के और एक लड़का एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए। इफ ईच गर्ल स्पेंड 30 एंड बॉय स्पेंड 72,000 मोर देन द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर, फाइंड द अमाउंट पेड बाय द बॉय। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, बहुत नुकसान हो गया बेचारे के साथ। मतलब आप ये मान के चलो कि ऐसे एक टोटल 9 गर्ल्स मान के चलो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लड़कियां हैं, 9 गर्ल्स हैं। और यहां पे हमारा एक मंदबुद्धि बॉय भी है बेचारा।
जो जेम्स बॉन्ड बन रहा था, लेकिन बेचारे का नुकसान हो गया। चलो, तो उसने बोला कि लड़के ने कितने रुपए खर्चे, 72,000 रुपए खर्चे, मोर देन द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब क्या था कि सब लोगों ने अपना अपना एवरेज अमाउंट खर्चना था, सब लोगों ने अपना अपना एवरेज अमाउंट है वो स्पेंड करना था। बट लड़के ने अपना एवरेज अमाउंट तो स्पेंड किया, बट साथ में 72,000 रुपए उसकी जेब में से और गए। ये 72,000 रुपए क्यों गए? क्योंकि ये वो पैसा था जो लड़कियों ने स्पेंड करना था। क्या करना था? लड़कियों ने स्पेंड करना था। इसका मतलब ये जो 72,000 रुपए है, ये कितने लड़कियों ने खाना मतलब डिवाइड करना था? 9 लड़कियों के बीच में डिवाइड होना था। तो मतलब हर लड़की ने 8,000 रुपए देने थे और प्लस 30 रुपए दिए, और तो 8,030 रुपए हर किसी के हिस्से में आ रहा था। तो ये एवरेज अमाउंट हो गया। सिंपल, बिल्कुल देसी सी बात बता रहा हूं। लड़के ने जो एवरेज अमाउंट था वो तो दिया ही दिया, उसको तो साइड पे कर दो। उसने 8,000 रुपए ज्यादा दिए, सॉरी 72,000 रुपए ज्यादा दिए। वो 72,000 रुपए ज्यादा इस वजह से दिए क्योंकि वो लड़कियों के हिस्से का पैसा था जो लड़के को देना पड़ गया। इसका मतलब हर किसी के हिस्से में 8,030 रुपए आ रहे थे, 8,030 रुपए आ रहे थे। अब पूछा कि लड़के के द्वारा खर्च की गई राशि। अब लड़के ने 72,000 तो खर्चा ही, साथ में जो उसकी अपनी एवरेज थी वो भी तो उसने दिए होंगे ना। जो 72,000 रुपया वो तो उसने एक्स्ट्रा खर्चा, उसके साथ जो 8,030 रुपए हैं वो भी तो उसके ओवर एंड अबव एवरेज लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब लड़के ने टोटल 80,030 रुपए खर्चे, क्योंकि यहां पर एक लाइन लिखी हुई है 72,000 मोर देन द एवरेज, एवरेज से ज्यादा। तो इसका मतलब एवरेज भी तो दिया होगा, ये तो 72,000 रुपए तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो गए ना। तो 8,000 रुपए उसने भी खर्चे, तो 8,000 तो उसके हिस्से में आए और 72,000 रुपए उसका ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया। सिंपल। तो मतलब 8,030 तो उसने देने ही देने थे, मगर साथ में उसको 72,000 रुपए और देने पड़ गए क्योंकि लड़कियों ने वो पैसा देने से मना कर दिया। लड़कियों ने वो पैसा देने से मना कर दिया, बस 30-30 रुपए देके निकल गई। सिंपल, 30-30 रुपए दिए और बोली बाय भैया। तो ये 30 तो ऑल, अरे यार समझ क्यों नहीं रहे? सबके हिस्से में जब एवरेज आएगा तो इनकी एवरेज भी तो बराबर करनी पड़ेगी। लॉजिक क्या है ये पूरा डायग्राम बनाने का? लॉजिक ही ये है कि सबको बराबर करना था। जब सबको बराबर किया तो सबके हिस्से में 8,030 रुपए आए, बराबर करके सबके हिस्से में 8,030 रुपए बन रहे थे। तो टोटल खर्चा तो 80,030 रुपए और साथ में ये जो इनका 270 रुपए और खर्चे हुए। दैट्स द पॉइंट। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यहां पे अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। ये देखो, यहां तो 2-2 रुपए देके निकल गई, यहां तो चिल्लर देके चली गई, चिल्लर बांट के निकल गई। 11 लड़के हैं और 11 लड़कियां और एक लड़का रेस्टोरेंट में जाते हैं। गर्ल्स 2-2 रुपए देके निकल जाती हैं और लड़का 33,000 रुपए देता है, मोर देन द एवरेज। अब ये वर्ड यहां पे ध्यान से समझ लो, ओवर द अबव एंड एवरेज, एवरेज से ज्यादा, एवरेज से ज्यादा अमाउंट की बात हो रही है, एवरेज से ज्यादा अमाउंट की बात हो रही है। तो देखो अब 11 लड़कियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 गर्ल्स हैं और एक हमारा मंदबुद्धि,
यहां पे बॉय है। तो ये 2-2 रुपए देके निकल गई, बोली भैया अगले लंच पे मिलते हैं। और भैया ने अपनी एवरेज तो दी ही दी, साथ में 33,000 रुपए और दिए भैया ने। क्यों? क्योंकि वो 11 लड़कियों का हिस्सा था। 11 लड़कियों के हिस्से में जो अमाउंट आया था वो उसने पे किया। तो 3,000 रुपए उसने हर लड़की के हिस्से के खुद से दिए। तो इसका मतलब लड़कियों ने 3,000 प्लस 2, 3,002 रुपए देने थे। कितने पैसे देने थे? 3,002 रुपए देने थे। अब बंदा 33,000 रुपए भी दे के गया और अपनी एवरेज भी दे के गया, तो इसका मतलब 36,002 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है जी। तो इसमें सिर्फ लॉजिक है, कंसेप्ट है, बस वही जो आप लोगों को कल एग्जांपल बताई थी कि जैसे ये अगर इतने सारे लोग हैं तो अगर कोई आ रहा है तो एवरेज बढ़ रहेगी, अगर कोई जा रहा है तो एवरेज कम हो जाएगी। 12 से डिवाइड क्यों नहीं करवाया? तो भाई उसने अपने हिस्से की एवरेज तो दे दी थी ना, लड़का तो सुरखरू हो चुका है, तो लड़कियों का ही हिस्सा बाकी था ना। तो उस लिखा तो हुआ ओवर एंड अबव एवरेज, तो लड़के ने तो अपनी पेमेंट कर दी ना, तो फिर 12 क्यों ऐड करेंगे? 11 से भाग करेंगे ना। 11 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि हिस्सा 11 का पेंडिंग है। जिसने अपना खर्चा कर दिया उसका थोड़ी ना वो करेंगे। ठीक है जी। तो ये 33,000 रुपए उसकी जेब से गया, और जो 3,002 रुपए थे वो क्या करने थे उसे, वो उसकी एवरेज थी, तो इस वजह से उसको एवरेज के पैसे भी देने पड़े, और जो 33,000 रुपए वो भी उसे देना पड़ा। तो टोटल 36,000 रुपए दो उसको देने पड़े। ये भी हमने कर लिया था। अब एक एक कंसेप्ट और रह गया आपका क्रिकेट वाला, बाकी सारे हो गए हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उसको डायरेक्ट तरीके से बना सकते हैं। इसको समझना, देखो सचिन तेंदुलकर ने 11 मैच खेले और उसमें कोई उसकी एवरेज रही है, और उसने फिर 12वीं इनिंग में 120 रन बना दिए जिससे उसकी एवरेज 5 से बढ़ गई। हाउ मच इज न्यू एवरेज? अब बिल्कुल लॉजिकली समझने की कोशिश करना। देखो ध्यान से सुनो, जैसे ये सचिन की 11 पारियां हैं, ये 11 इनिंग्स है। इनिंग समझ रहे हो ना, पारी को बोलते हैं, मैच को बोलते हैं जितने खेले हैं। तो इस 11 इनिंग्स में कुछ एवरेज रही होगी, हमें नहीं पता कितनी है, मगर 12वीं इनिंग में उसने कितने रन बना दिए? 120 रन बना दिए। 120 रन बना दिए। अब ये जो 120 रन बना दिए, उससे जो एवरेज है वो कितने से बढ़ गई? वो 5 से बढ़ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो एवरेज 5 से बढ़ी होगी, ये 11 पारियों की बढ़ी होगी या 12 पारियों की बढ़ी होगी? जो एवरेज बढ़ी है वो तो सभी की बढ़ी होगी ना, इतनी की बढ़ गई होगी। तो इसका मतलब ये जो 120 रन बनाए हैं उससे सभी को कितना कितना फायदा हुआ? 5 का। मतलब टोटल 12 पंजे 60 रुपए उसने भाग कर दिए। उसने क्या कर दिए? 60 रुपए उसने बांट दिए। क्या कर दिए? 60 रुपए उसने बांट दिए। और एवरेज बढ़ी कितने से? 5 से। 60 प्लस 5 65। मतलब 120 में से 60 माइनस किए 60 प्लस 5 65। अब इसमें एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि जब एवरेज बढ़ेगी तो आपने माइनस कर देना है, और जब कम होगी तो प्लस कर देना है। दोबारा सुनो, 11 मैच खेले, उसमें उसकी कोई एवरेज रही होगी, सपोज करो ए, और 12वें मैच में उसने 120 रन बना दिए।
12वें मैच में उसने 120 रन बना दिया और उसकी एवरेज कितनी होगी, A+5। यस, जो पहले एवरेज रही होगी उससे एवरेज कितनी होगी, 5 बढ़ गई, यही बोला जा रहा है। अब ये जो 120 रन उसने बनाए हैं, ये जो 120 रन बनाए हैं, इसका बनाने का मतलब क्या हुआ कि पहले एवरेज कम रही होगी ना, तो इसने सब लोगों को 5-5 दिए, सब लोगों को 5-5 दिए। तो सब लोगों में अगर 5-5 बांट दिए तो कितना बांट दिया, 12 पंजे 60 बांट दिया। इसका मतलब 120 में से 60 बांट दिया, तो 60 पहले एवरेज थी और अब A+5, मतलब इस A की वैल्यू 60 आ गई है ये वाली, और 60 + 5 65। ऐसे आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी आप एक बार समझ लीजिए, लॉजिकली समझ लीजिए, क्योंकि एवरेज पहले कम रही होगी ना, अब बढ़ गई। पहले एवरेज कम रही होगी, अब क्या होगी, हमारी बढ़ गई। एक इसी तरीके का और क्वेश्चन करते हैं तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। बस इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है या तरीका याद रखो कि अगर एवरेज बोल रहा है कि बढ़ रही है, तो इसका मतलब उसने अपना हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो माइनस करेंगे। और अगर एवरेज कम हो रही है तो इसका मतलब उससे पैसा मिल रहा है, तो एवरेज बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे यहां पर देखो, 11 इनिंग्स में उसकी कोई एवरेज रही है, 11 इनिंग्स में उसकी कुछ एवरेज रही है, आप ये मान लो A रही है। 12वीं इनिंग्स में उसने 90 रन बना दिए, यहां पे उसने 90 रन बना दिए और उसकी एवरेज 5 से कम हो गई। तो अब यहां पर 11 लोग हैं, यहां पर एक बंदा है, तो अगर एवरेज 5 से कम हो गई, कम होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सारे लोग हैं इन्होंने 5-5-5 का क्या दिया है, सेक्रीफाइस किया है। मतलब पहले यहां इनको दिया जा रहा था, अब इनसे लिया जा रहा है, तो मतलब टोटल कितना लिया जा रहा है, 12 पंजे 60, तो 60 इसको देना पड़ेगा 150, और एवरेज कम कितने से हुई है, 5 से, दैट इज 145। बस लॉजिक यही है कि जब एवरेज बढ़ रही है तो माइनस करते हैं, जब कम हो रही है तो ऐड कर देते हैं, जब माइनस होती है तो बढ़ा देते हैं, जब बढ़ रही होती है तो कम कर देते हैं। लॉजिकल ही है, क्योंकि अगर ज्यादा हो गई तो पहले वालों को वापस देना पड़ेगा, और अगर कम हुई है तो उनसे वापस लेना पड़ेगा, उनसे क्या करना पड़ेगा, हमें वापस लेना पड़ेगा। अरे इस 160, 90 + 60 हो गए ना 150 यार। एक बैट्समैन है, उसने 11 मैच खेले हैं और उसमें उसकी कोई एवरेज रही होगी, हमें नहीं पता कितनी एवरेज है ए। फिर उसने 12वां मैच खेला और उसने 100, उसने 90 रन बना दिए, और अब एवरेज कितनी हो गई, A-5, कम हो गई। कम होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो उसने 90 रन बनाए, इससे कितने रन बनाने चाहिए थे कि एवरेज बराबर रहती। अगर ये 150 रन बनाता तो वो 12 लोग कितने रन से कम हो रहे हैं, 5 से कम हो रहे हैं, मतलब 12 पंजे 60। तो मतलब इसको 150 बनाने चाहिए थे, तब एवरेज पहले जितनी रहती, मगर अब इसने कम रन बनाए हैं जिससे सबकी एवरेज 5 से कम होगी, तो 150 - 5 दैट इज 145, दैट इज 145। आई होप कि अब लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 150 कैसे आया, क्यों, क्योंकि सब लोगों ने उतने रन उसको बनाने चाहिए थे लेकिन उसने बनाए नहीं, उतने रन उसने बनाने चाहिए थे लेकिन उसने बनाए नहीं। यस, डायरेक्ट। अगर आपको अल्टरनेटिव को यूज करना तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट टू यूज एन अल्टरनेटिव ऑप्शन तो आप यूज कर सकते हो। बस यार ये अगर एवरेज बढ़ रही है तो आप याद रखो माइनस होगा, और अगर एवरेज कम हो रही है तो इसका मतलब प्लस होगा, बात खत्म। दोनों क्वेश्चन को एक एक बार खुद से बना लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। A+5 हो रहा है ना, इसका मतलब यहां पर इस 120 में से 60 माइनस होंगे, फिर 5 ऐड कर देंगे, और यहां पर A-5 हो रहा है ना, तो इस 90 में 60 को ऐड करके 5 को माइनस कर देंगे।
अरे ये 90 और 150, 90 और 60 इक्वल टू 150। उसने इतने उनसे लिए हैं, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। चलो अब ये वाला बनाओ, फटाफट बनाओ, लेट्स सी कि कितने लोगों को समझ आया। 17 इनिंग्स में 85 का स्कोर बनाया, जिससे उसकी एवरेज 3 से बढ़ गई। तो पहले एवरेज कितनी थी ये निकालना है बस। अब इसको डायरेक्ट बना लेना, जो मैंने आपको सिखाया अभी, बिल्कुल डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो, लॉजिकली देखो, 17 इनिंग्स में, 16 इनिंग्स में उसकी कुछ एवरेज रही होगी, और 17वीं इनिंग्स में उसने 85 रन बना दिए, और उसकी एवरेज 3 से बढ़ गई। अब 3 से बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि सब 17 लोगों ने 3-3 दिए, 51। बढ़ने का मतलब है कि इनसे लिया है, तो पहले एवरेज कितनी थी, 34, और उसमें 3 बढ़ गया प्लस 3, दैट इज 37। दैट इज 37। अब डायरेक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें ज्यादा आपको लोड लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही बन जाएगा। सिंपल। नौ गर्ल्स पेस 30, वन बॉय पे 72, 8,000 प्लस, बॉय पे 8। तो बेटा अगर उसने 8,000 तो उसके हिस्से के हुए ना, समझ क्यों नहीं रहे हो यार। 8,000 तो उसके हिस्से का, तो वो 72,000 कहाँ गया ये तो बताओ यार मेरे को, तुम आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो ये। अरे भाई वो 8,000 को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है, कि सब लोगों में इतना एवरेज पैसा निकाला जा रहा था, कि सबने कितना कितना पैसा पे करना था। बट उसके 72,000 उसने एक्स्ट्रा भी तो पे किया ना, वो भी तो ऐड करेंगे ना एवरेज में। अगर एवरेज ही होता तो 8,030 पे ही बात खत्म हो जाती, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो उनको पैसा देने की जरूरत ही नहीं थी, अगर उन्होंने सब सब लोग 8,030 8,030 दे देते, 8,030 8,030 दे देते थे, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो उसके अपने हिस्से का पैसा है, एवरेज बॉय पे नहीं है, ये तो एवरेज अमाउंट आया, ये तो एवरेज अमाउंट आया। यहां पर भी एवरेज अमाउंट है, ये 3,000 दो एवरेज है, और 36,000 रुपए अलग से, 36 था या कितना था, जितना भी था, 33,000, 33,000 अलग था। 72,000 जब लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूटर है, तो 8,000 बॉय के हिस्से में क्यों आ रहा है। भाई तुम लोगों को एवरेज का मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा। ओवर एंड अबव एवरेज का मतलब क्या हुआ कि वो 72,000 ही लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लड़का ऑलरेडी 8,030 रुपए दे चुका है, ये मतलब हुआ। लड़के को एवरेज में नहीं लेना है, वो सिर्फ 72,000 रुपए था जो लड़कियों के हिस्से का पेंडिंग था। ओवर एंड अबव एवरेज का मतलब वो अपने हिस्से का पैसा दे चुका है। ठीक है, मैंने स्पेशली 2 बार आपको यहां पे बताया कि ओवर एंड अबव का मतलब क्या हुआ। मोर देन द एवरेज, हम ये एवरेज अमाउंट ही तो निकाला है, एवरेज से ज्यादा उसने पे कर दिया, एवरेज से ज्यादा उसने पे कर दिया। ठीक है जी।
ये समझ आ गया। 16 इनिंग्स में उसकी कुछ एवरेज रही है, 70 में उसमें 85 रन बना दिए, तो उसकी एवरेज 3 से बढ़ गई। 3 से बढ़ने का मतलब ये 17 इनिंग्स में 3 3 51 हुआ। अगर यहां पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहां पे कम होगा 34, और फिर इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। पहले एवरेज 34 थी, अब 3 से बढ़ गई, दैट इज 37। ठीक है जी। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, ये वाला बनाओ। लेट्स सी इसको कितने बच्चे बना पाते हैं। बिल्कुल बेसिक छोटा सा कंसेप्ट है, मतलब छोटा बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, बिल्कुल छोटा छोटा सा। देखो, एक प्लेयर है, उसने 10 इनिंग्स खेली हैं, 10 पारियां मतलब उसने खेली हैं, और उसकी एवरेज 21.5 है। अब वो ही मस्ट स्कोर इन नेक्स्ट इनिंग्स टू एवरेज टू 24। अब देखो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर 10 मैच में उसने 21.5 की रन से एवरेज बनाए, तो उसने कितने बना दिए? 2150 बना दिए। कितने बना दिए? 2150 बना दिए। अब अगर वो अगली इनिंग 11वें मैच में एवरेज कितना चाहता है? 24 चाहता है, तो 24 को इसके साथ गुणा करो 11 के साथ। सॉरी, ये इतना नहीं होगा, 215 होगा, तो ये 264 हो जाएगा। तो इसका माइनस कर दो, इसका कितना आ गया? 49 आ जाएगा। इनका गैप 49 आ जाएगा। इन दोनों का गैप है वो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब ये पूरे का पूरा एवरेज का कंसेप्ट है। एवरेज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई नो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगी। पेपर में जो डीआई करेंगे वहां पे सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है बेस मेथड। जो आपको पेपर में काम आएगी चीज वो क्या है? दैट इज बेस मेथड। पेपर में जो पूछा जाएगा वो बेस, मतलब जो हम इस्तेमाल करेंगे ज्यादातर वो बेस मेथड पूछा जाएगा। क्योंकि जब डीआई के क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगी, एक साइड इस साइड पे होगा और एक इस साइड पे होगा, और उसके बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा? क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बी श्योर कि आप बेस मेथड की अच्छे से हर रोज 5-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, ताकि जब तक हम डीआई सॉल्व करें तब तक हमारा बेस मेथड पे अच्छा होल्ड हो जाए और हम उसको अच्छे से बना सकें। राइट? बेस मेथड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा जितने भी क्वेश्चंस आएंगे। काफी बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और बोला था कि इसकी प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। अब उसने आपके ने प्रैक्टिस की है उसकी या नहीं किया वो तो आपको पता होगा। ठीक है जी। देखो, मैं एक चीज ना बहुत बार आप लोगों को मैं बोलता हूं कि जब भी आप कोई भी कोर्स देखते हो ना, उसको स्टार्टिंग से देखा करो। स्टार्टिंग से देखा करो, क्योंकि इन बिटवीन एक्चुअली पता क्या है, ये आप ना इस कोर्स को भी स्पेशल क्लासेस की तरह ही कंसीडर करते हो कि चलो रैंडमली जाते हैं, किसी भी क्लास में जाएंगे, जैसे स्पेशल देखते हैं वैसे ही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ये सारी चीजें सीखोगे नहीं तो डीआई नहीं बनेगा। इस वजह से जो भी कोर्स शुरू करते हो ना, पहली क्लास से शुरू किया करो, फर्स्ट क्लास से शुरू किया करो। क्योंकि फर्स्ट क्लास से शुरू नहीं करोगे फिर आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं हम रेशो। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशो क्या है?
रेशो का मतलब है रिलेशन बिटवीन नंबर्स। रिलेशन बिटवीन नंबर्स। किसी भी दो नंबर के रिलेशन को दिखाने के लिए हम रेशो का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए आपके पास मिनिमम 2 नंबर्स का होना जरूरी है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 8, 10 अलग अलग हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 नंबर्स का होना जरूरी है। अगर 2 नंबर होंगे तभी आप उनकी रेशो के बारे में बात करते हो। अगर हमारे पास 2 नंबर होंगे तभी हम रेशो के बारे में बात करें। इज इट क्लियर? देखो, रेशो को याद करने के लिए आप ना एक तरीका याद रखना, मैं आपको समझाता हूं। पिज्जा, जैसे पिज्जे की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है ना, तो उसी तरीके से आप लोगों ने रेशो को याद रखना है। जैसे ये पिज्जा है, अलग अलग हिस्से हैं, सपोज करो 4 हिस्सों में ये बांट दिया है। तो अब एक तो होगा टोटल पिज्जा, एक होगा टोटल, और दूसरा होगा उसके पार्ट्स। और अगर मैं सारे पार्ट्स को ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर होता है? टोटल के बराबर होता है। सिंपल। अगर मैं सारे पार्ट्स को ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर होता है? वो टोटल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वो टोटल के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करो ये 1, 2, 2, 1, ठीक है जी। तो इसका मतलब 2, 2, 4 और 6, मतलब जो टोटल यूनिट्स है वो हमारी 6 है। 6 टोटल है और पार्ट्स कितने के हैं? 2 + 2 + 1 + 1, 2 + 2 + 2 + 1 है। उसका जो टोटल है वो 6 के बराबर है। उसका जो टोटल है वो किसके बराबर है? वो 6 के बराबर है। सिंपल, सिंपल लॉजिक, बिना किसी कंफ्यूजन के, कि जो टोटल है वो 6 के बराबर है। अब हमें जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है उसे बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड, जो आपको डीआई में काम आएगा। वी कॉल इट यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक क्लास है, उसमें सपोज करो टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। उसमें टोटल 100 स्टूडेंट हैं और आपको ये बता दिया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 2:3 में है। मतलब उस क्लास के जो बच्चे हैं वो 2:3 में है। मतलब 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। अब इसका मतलब पता क्या होता है कि अगर हम ये मान लें कि क्लास में टोटल 5 ही बच्चे हैं तो उसमें से 2 लड़कियां होंगी और 3 लड़के होंगे। या आप ये मान के चलो कि ये जो 5 आ रहा है वो क्वेश्चन के हिसाब से किसके बराबर है? वो 100 के बराबर है। यही मतलब हुआ ना। रेशो देने का मतलब आप एक यूनिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, और क्वेश्चन में टोटल वैल्यू दी होती है तो हम टोटल वैल्यू के साथ उसको क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। हम उसको टोटल वैल्यू के साथ क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। तो हमें इस तरीके के केस में क्या करना होता है? ज्यादातर मोस्टली केसेस में आपको सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। आपने क्या करना होता है? आपने एक यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। जब आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हो तो बाकी सारी वैल्यूज निकल आती हैं। अब अगर आपको ये क्वेश्चन आपके स्कूल टाइम पे दिया होता तो आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व करवाया जाता?
कि बताओ बेटा अगर 100 बच्चे हैं और 2:5 3 में डिवाइडेड है तो बॉयज का नंबर निकालो और गर्ल्स का नंबर निकालो। मैं आपको पहले स्कूल वाला तरीका सिखाता हूं और फिर हम जो यूज कर रहे हैं वो वाला। तो आप कैसे करते थे कि सर जी टोटल 100 है, बॉयज कितने हैं 2/2 और 3 5, 5 को गया 20 से, 20 दूनी 40। इसी तरीके से फिर गर्ल्स को निकालेंगे सर जी 100 गुणा 3/5, ये 20 से गया और 20 दिया 60। ऐसे ही निकालते थे, गलत नहीं है, दिस इज नॉट अ रॉन्ग मेथड, बट इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। वी डोंट हैव द टाइम टू यूज दिस मेथड स्पेसिफिकली व्हेन यू आर सॉल्विंग इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो वहां पर आप इस तरीके का मेथड यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट की वैल्यू पता कर लेंगे। जैसे सपोज करो आप किसी दुकान में गए, वहां पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं और सब कपड़ों का रेट एक ही है, ठीक है जी। शॉपिंग करने के लिए गए हो, सेल में चले गए, ठीक है जी, तो बहुत भीड़ लगी हुई है, सेल में तो जाते ही होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सेल में नहीं जाते, क्योंकि आजकल सब लोग सेल वाले कपड़े पहनते हैं, ठीक है। गर्मी वाले वैसे भी सेल में ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं एज कंपेयर टू ब्रांड। तो वहां पे बहुत कपड़े पड़े हुए हैं, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि जो एक कपड़ा है उसकी कीमत कितनी है, तो आपसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछी जाए तो आप उसका भी आंसर दे दोगे। अगर आपसे 150 यूनिट की वैल्यू पूछी जाए आप उसका भी आंसर दे दोगे। अगर आपसे 200 यूनिट की वैल्यू पूछी जाए आप उसका भी आंसर दे दोगे। यस और नो? अगर आपको एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाए, वही कंसेप्ट यहां पे है। अगर आपको यह पता चल जाता है कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है तो आप 2 और 3 की वैल्यू तो निकाल दोगे। अब एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जो क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है इसको भाग कर देंगे किसके साथ? जो रेशियो का टोटल है 20। अब सिंगल यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू है, पर यूनिट वैल्यू, हमें पर यूनिट वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता चल गया एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी 40, 3 की कितनी हो जाएगी 60। जितनी मर्जी पूछते रहे आप सबका आंसर दे सकते हो, जितना मर्जी पूछते रहे आप जिस मर्जी वैल्यू को निकाल सकते हो। तो हमें कोशिश करनी है कि एक यूनिट की वैल्यू निकाली जाए, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा स्कूल टाइम पे लेके जाता हूं, वहां से आप लोगों को थोड़ा सा याद करवाता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन होता था कि 100 एप्पल हैं, नहीं 100 तो ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं, 20 एप्पल्स का जो प्राइस है वो 140 रुपए है। तो 5 एप्पल्स का प्राइस बताओ। देखो मैं बिल्कुल बच्चों वाली एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको लॉजिक समझ आ जाए। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 5 एप्पल का प्राइस 20 एप्पल का प्राइस 140 रुपए है, तो 5 एप्पल्स का प्राइस निकालो। आप क्या करते थे? सर द प्राइस ऑफ 20 एप्पल इज 140, एप्पल वन प्राइस, एक एप्पल का प्राइस 140/20, और 5 का कितना हो जाएगा 140/20 इंटू 5। सर ये गया 4 से, ये आ गया 35। ऐसे निकालते थे, ऐसे निकाला जाता था 35। अब आपके दिमाग में ये होगा, बट जब आप प्रो हो जाओगे ना मैथ में, तो आप पता है कैसे निकालोगे? 20 का 140, 10 का 70, 5 का 35। जब आप मैथ में प्रो हो जाओगे, जब आपको यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करना आ जाएगा कि जितना चेंज लेफ्ट साइड पे हो रहा है सेम टू सेम वही चेंज राइट साइड पे भी होता है। अगर मैंने इसको आधा किया तो प्राइस भी आधा हो जाएगा, फिर इसको आधा कर दिया फिर ये आधा हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। हमें इस यूनिटरी मेथड पे कमांड हासिल करनी है, हमें इस यूनिटरी मेथड पे कमांड हासिल करनी है। वो कैसे होंगे प्रो? देखो मैथ में तो हम भी नहीं हुए अभी प्रो,
बट कोशिश कर रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे, जितने क्वेश्चंस बनाते रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, बट मैं प्रो तो नहीं हूं, बट हाँ एक बात मैं प्राउडली बोलता हूं कि मैं बिना स्क्रीनशॉट के पढ़ाता हूं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं ना, मैं एक एक सॉल्व करता हूं। मैं बुक से स्क्रीनशॉट लगा के उसके ऊपर नहीं समझा जाता ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो तो बुक में भी लिखा होता है ना। जैसे इस क्वेश्चन को मैं पहले ही ऐसे ही सॉल्व करके रखा हुआ होता है, एक स्क्रीनशॉट लगा के रखा होता और उसके ऊपर ऊपर समझा देता, बेटा ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। फिर तो मेरे पढ़ाने का क्या मतलब हुआ, है ना। बीइंग अ मैथ टीचर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना ये, कि मैं आप लोगों को एक एक चीज सॉल्व करके दिखाऊं, तभी तो आप सॉल्व करोगे ना। अदरवाइज ये क्वेश्चन मैं इसका स्क्रीनशॉट में आंसर पहले ही चिपका के रख दूं और फिर बोलूं कि ये ऐसे 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 हो गया, वो तो किताब से भी हो जाएगा, है ना। हाँ, सब मैं भी तो अपना अपना ही बता रहा हूं, बट मैथ का अपना तरीका होता है। मैथ इज यू हैव टू एक्सप्लेन, यू कांट जस्ट पेस्ट। मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, कि कल को आप लोगों ने भी पढ़ाने के लिए जाना है ना, स्पेसिफिकली मैथ, क्योंकि मैथ जो प्रैक्टिकल चीज है ना, उसे प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट। आपको प्रैक्टिकली चीज बेटा जब समझानी होती है ना, तो आप उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाइए, तभी आपके बच्चे सीख पाएंगे। अदरवाइज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से साइड पे हो गए, बच्चों को कुछ समझ आए ना आए, आपने बोल दिया सर मैंने तो टॉपिक खत्म कर दिया, बच्चों को समझ ही नहीं आया, उसका क्या फायदा। समझ रहे हो ना। तो कल को अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ाने का मौका मिलता है, हमेशा उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाइए। चलिए, अब हमने इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, एक एक कंसेप्ट है, प्लीज नोट डाउन करते जाइए और फिर मैं आपको समझाता हूं। सबसे छोटा कंसेप्ट होता है, जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है A/B और B/C, 2/3 और 4/5, और आपको क्वेश्चन में दे दिया कि A/B/C निकालो। यह सबसे छोटी एग्जांपल है, यह सबसे छोटी एग्जांपल है। जब इस तरीके का कंसेप्ट आता है तो ये देखो कि ध्यान से समझो, इसमें जो B है ना वो कॉमन आ रहा है, ये वाला, तो इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, मतलब B की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 12 के बराबर आ जाएगी। और जो A की एवरेज होगी, देखो जो पहला नंबर होता है ना, उसकी उसकी वैल्यू लेफ्ट साइड को गुणा करके आती है, और जो लास्ट नंबर होता है उसकी वैल्यू राइट साइड वाले सारे नंबर को गुणा करके आती है। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 5 दिए 15 हो जाएगा। तो 8, 12 और 15 हो जाएगा। आप ये लिखो कि अगर फर्स्ट नंबर की वैल्यू निकालनी है, जो सबसे पहला नंबर है, सबसे पहला नंबर A है, तो जो लेफ्ट वाले हैं सारे नंबर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। जब आप फर्स्ट नंबर की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मैंने लास्ट नंबर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम राइट वाले सारे नंबर्स को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट क्लियर, ये बात समझ आई, इज इट क्लियर। अभी इसमें और भी कंसेप्ट हैं, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला, छोटे बच्चों वाले कंसेप्ट से शुरू किया। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सुपोज करो A/B है, वो 3/4 दिया है, और B
रेशो सी है वो 4:5 दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसे निकालो ए रेशो बी रेशो सी, निकालो कितना आएगा। अब आप फटाफट बता दोगे कि सर इस साइड को गुणा करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू 12 आएगी, चार चार को 5 से गुणा करूंगा, राइट साइड है तो 3 की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 20 आ जाएगी। और यहां पर ये कॉमन है, चौकम चौकी 16, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। 4 को 4 से गुणा किया तो 16, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। ओके, यहां पर एक और चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है, जैसे ये 12, 16 और 20, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं? मैं इसको काट सकता हूं? कॉमन हुसैन वो क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो। क्या मैं इसको काट सकता हूं? मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो आप बोलोगे सर काट सकते हो, ये 2 से गया 8 आएगा, सॉरी 6 आएगा, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 10 दूना 20। क्या अभी भी मैं इसको काट सकता हूं? सर स्टिल वी कैन। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास रेशो है और हम उनको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे नंबर सेम टेबल पे कट हो रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 10, 15 और 26। क्या आप इसको कैंसिल कर सकते हो? नहीं, क्योंकि देखो आप, कोई सिंगल टेबल नहीं है जो इन सबको कैंसिल कर सके। अगर आप 2 से कैंसिल करोगे तो 10 और 26 हो जाएगा, 15 नहीं होगा। अगर आप 5 से कैंसिल करोगे तो 10 और 15 हो जाएगा, 26 नहीं होगा। तो ये रूल याद रखिए कि जब भी हम किसी भी रेशो को कट करना चाहते हैं या उसकी वैल्यू को डाउन करना चाहते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हमेशा सिंगल नंबर से ही कट होगा। जैसे इसमें देखो, इसको आप क्या सिंप्लीफाई कर सकते थे? नो, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 से काटोगे तो ये 2 से चला जाएगा, 5 से काटोगे तो सिर्फ ये जाएगा। तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दो तीनों को क्या कर सके, काट सके। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये तो हो गया कि सर अगर 2 रेशो दे दी, बट इसका एक यूनिवर्सल मेथड होता है अगर ज्यादा हो। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई, इतने निकाले तो कैसे निकलेंगे? अगर इतने सारे वैल्यूज निकालनी है तो कैसा निकलेगा? तो इस तरीके की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं पड़ोसी मेथड। अब आप अपनी बुक्स में ढूंढोगे तो ऐसा कोई वर्ड आपको नहीं सुने समझ आएगा, क्योंकि इसका नाम मैंने ही रखा है। बट ये मेथड बहुत काम का है। मतलब अगर 2 वैल्यूज पे भी यूज हो जाएगा, 3 पे भी, 4 पे भी, 50 पे भी, जितनी वैल्यूज हैं ये सभी पे यूज हो जाएगा, ये सभी पे यूज हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करके दिखाता हूं, उसके बाद आप फिर खुद सॉल्व करना। जैसे सपोज करो क्वेश्चन दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 2:3, बी प्लस सी, सॉरी बी रेशो 3, 3:4, सी रेशो डी 2:5 और डी रेशो ई इज 3:2। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी और रेशो ई निकालो। पहले आप एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको ये मेथड समझाता हूं। ठीक है, जिसको आता है एक बार ट्राई करो, जिसको नहीं आता वो थोड़ा वेट करो। कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता
कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। अरे बेटा आप लोग ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस की बात मत करो। मैंने आपको बोला ना, मैंने जितने आपको मैथ के क्वेश्चन करवाए हैं सिर्फ वही कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उन्हीं क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार बना लो, नए क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है पेपर से पहले। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा। देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी और रेशो ई। चलो अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको समझाता हूं। अगर मैंने सिर्फ ये पूछा होता कि ए रेशो ई निकालो तो सब बच्चे निकाल सकते थे, यस और नो। पहले और आखिरी की वैल्यू पूछी हुई थी तो ये वाले नंबर्स को गुणा कर देते। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, ये 36 आ जाता। और इस साइड को गुणा कर देते, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 तिया 120, तो ये सिर्फ इतना आ जाता, ये इतना आ जाता। यहां पर एक और चीज नोट कर लो, यहां पर जब आप इस साइड वाले और इस साइड वाली पूरी सीरीज को कट कर रहे होते हो तो आप इनको कैंसल भी कर सकते हो। प्लीज इसको नोट, बाकी किसी केस में नहीं कर सकते, सिर्फ जब पहली और आखिरी वैल्यू का पूछा जाएगा तब उनको आपस में कैंसल भी कर सकते हो। ठीक है जी। जैसे अभी देखो यहां पर अगर ये पूछा होता तो ये तो बड़ी आसानी से आ गया था, बट अब ये नहीं पूछा, उसने सारी वैल्यूज पूछ ली। तो आप ना वैल्यूज लिखो, पहले देखो नीचे लिख दो जो जो वैल्यूज हैं। जैसे देखो ये 2:3 है, बी कितना है 3:4, ये कितना है 2:5, और ये कितना है 3:2। और हमें नीचे वैल्यू निकालनी है, जगह है। चलो चलो मैं ऐसे कर दूंगा। चलो अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत? रुको यार, ये ना थोड़ा इस साइड पे करते हैं क्योंकि फिर थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए इसके लिए। मैं यहां पे लिखता हूं ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी और रेशो ई। तो मैंने जो जो क्वेश्चन में दिया था वो लिख लिया। ए और बी की रेशो क्या है 2:3। बी और सी की कितनी है 3:4। सी और डी की कितनी है 2:5। और डी और ई की कितनी है 3:2। अब सही है। अब पहले तो ये सारी रेशो के साइन लगा लो ताकि आपको पता रहे कि कितने नंबर की अभी जरूरत है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि ये 2 है ये 3 है, इसके साइड पे 3 खाने खाली हैं। तो जो खाली जगह है ना उसके पड़ोस में देखो कौन सा नंबर है। इस खाली जगह के पड़ोस में कितना नंबर है 3 है। तो यहां पे भी 3 लिख दो, यहां पे भी 3 लिख दो और यहां पे भी 3 लिख दो। तीनों जगह पे 3 3 लिख दिया। अब इस वाले नंबर में क्या आएगा, इसके पड़ोस में कितना है, ये वाला नंबर तो 3 है लेकिन इस साइड पे 4 आएगा क्योंकि इसके पड़ोस में 4 लग रहा है ना। इस साइड पे 3 लगेगा और इस साइड पे 4 लगेगा। यहां पे क्या आएगा, यहां पे ये 5 लग रहा है तो यहां पे 5 आ जाएगा। यहां पर 3 जगह पर क्या आएगा 3, क्योंकि 3 है पड़ोस में, तो यहां पर भी 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। और यहां पर पड़ोस में क्या है 2, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2। बात समझ आई? इन सभी को आपस में गुणा कर दो। मैं इस साइड पे जो गुणा करके वैल्यू आएगी वो इस साइड पे लिख देता हूं। जल्दी बताओ, तो आंसर गुणा करके बताओ कितना कितनी वैल्यू आ रही है। ये तो 36 आएगी और ये इसकी 120 आएगी। इसकी कितनी आ रही है 9 या 27 दूनी 54, 4 दूनी 8 या 24 या 72, 4 या 12 5 60 60 और 180। तो ये आप लोगों की
पड़ोसी मेथड से क्या आ जाएगी, रेशो की वैल्यू आ जाएगी। ये मेथड ऐसा मेथड है जिससे जितनी मर्जी वैल्यूज हो आप सारी वैल्यूज को निकाल सकते हो। बाद में आप इनको कैंसिल करना चाहते हो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, 6 के टेबल से काट दो, 6 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। समझ आया? अब एक क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करो। A रेशो B इज 3:4, B रेशो C इजकल टू 2:3, C रेशो D इजकल टू 4:5, D रेशो E इजकल टू 1:2 और D रेशो E इजकल टू 2:1। अब आप लोगों ने निकालनी है वैल्यू A रेशो B रेशो C रेशो D रेशो E, सॉरी D और E, D और E, E और F, E और F। चलो फटाफट बनाओ, अभी सिखाया। अरे ऐसे नहीं कर सकते बेटा, इसमें वो पहले वाला मेथड नहीं यूज करेंगे। देखो मैं फटाफट से वैल्यू लिख देता हूं। 3:4, 2:3, 4:5, 1:2, 2:1। अरे मल्टीप्लाई नीचे की तरफ सब लोगों को मल्टी। अब इन सारी जगह पर क्या आ जाएगा, 4 ही पड़ोसी है इनका, तो C की वैल्यू यहां पे 4, D की वैल्यू यहां पे 4, E की वैल्यू यहां पे 4 और F की वैल्यू यहां पे 4। यहां पर इस साइड पे तो 2 होगा और इन सारी जगह पे 3 आ जाएगा क्योंकि पड़ोस में 3 था। इस साइड पे दोनों जगह पे 5-5 आ जाएगा। इस साइड पे, अच्छा ये 2 इसके भी नीचे है ना, ये 2 यहां पे है, तो इस साइड पे भी क्या आ जाएगा, यहां पे भी 2 आ जाएगा। इस साइड को हमने फिल कर लिया। इस साइड पे देखो, अब यहां पे 4 आएगा, यहां पर 4 आएगा। यहां पर तो आप कुछ लिखो चाहे ना लिखो, देखो एक लिखना ना लिखना बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, एक लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा। प्लस नहीं करना बेटा, इनको गुणा करना है आपस में, नीचे की तरफ इसको आपस में गुणा करो। 3 दूनी 6 चौका 24, 24 चौका 48, 24 दूनी 48, चौकुम चौकी 16, 16 चौका 64, 4 चौकुम चौकी 16, 16 3 48, 48 दूना 96,
4 तिया 12 पंजे 60 दूना 120, 4 तिया 12 पंजे 60, 60 दूना 120 दूना 240, 4 तिया 12 पंजे 60 दूना 120। तो इनको आपस में गुणा करना है। हाँ देखो कैंसिल का पॉइंट नहीं है, आपकी इच्छा है वो कैंसिल तो बाद में आप कर ही लोगे, वो कैंसिल की प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको वैल्यू निकालना, वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है। वैल्यू निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैल्यू निकाल लोगे तो हमारे लिए क्वेश्चंस को बनाना क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, इसके अंदर 2-3 कंसेप्ट हैं और साथ में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। लास्ट में 1 क्यों है, तो ये 2:1 ही तो है बेटा, इधर 2:1 था तो इधर 2-2 ले लिया, यहाँ पे 1 था। सब ये रेड कलर वो वाले हैं जो हमने नई वैल्यूज ऐड की हैं। ये 4 था तो सब जगह पे 4 चला गया, ये 3 था तो सब जगह पे 3 चला गया, इधर 2 था तो इस साइड पे 2 चला गया। पढ़ो, अरे बिल्कुल एडजेसेंट देखना है कि भाई बिल्कुल बगल में कौन नंबर है, कौन सा नंबर है, बस वो बगल वाले नंबर को बाकी सारी वैल्यूज पे क्या कर देना है, डाल देना है। वो जो बगल में नंबर है उनको सारी वैल्यूज में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, बन जाएगा, बस बात खत्म। अब आप इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करना, कल हमारा रेशियो भी खत्म हो जाएगा। कल हम ये वाला मेथड भी 2-3 और छोटे छोटे मेथड है वो भी सॉल्व कर देंगे, और कल इसके कुछ वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा एवरेज शुरू हो जाएगा। समझ आ गया ना? इज इट क्लियर? सिंपल है ना बेटा? देखो प्रैक्टिस करो। एक बात मैं आपको और बताता हूं, अरे यही इनको दोबारा बना लो यार, मतलब तो ये है कि आपको चीजें आए, चीजें बनानी आनी चाहिए। एवरेज हो गया बेटा, एवरेज तो हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो कल हो जाएगा, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद डीआई शुरू कर देंगे। उन्हीं वैल्यूज को डबल कर दो, आधा कर दो। एक ना तुम लोग ना भागते बहुत हो, मैंने एवरेज बोल दिया, अच्छा गलती से बोल दिया होगा, एवरेज हो गया है, रेशियो परसेंटेज करेंगे और उसके बाद आगे का जो भी होगा सारे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आज शाम को 4:30 बजे क्लास है पेपर 1 के PYQ की, तो सब बच्चों ने उस क्लास को अटेंड करना है। आई होप कल मजा आया क्लास में, फटाफट बताइए। कल की क्लास में मजा आया तो थम्स अप देके बताइए। वो क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए, मैंने बताया था वीकेंड पे, उसमें जो नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में ढूंढ के लेके आऊंगा। हर पेपर में जो भी नई चीज होगी अनअकैडमी पे है बेटा, अनअकैडमी पे शाम को 4:30 बजे। अरे स्पेशल क्लास है यार, शाम को 4:30 बजे स्पेशल क्लास हुई थी ना कल, 2600 लोगों ने एनरोल किया था उसमें। आप लोग भी आइए, जिन्होंने नहीं किया टेलीग्राम पे जाओ, लिंक दिया हुआ है, या मेरी प्रोफाइल में जाके वहां से, मतलब अगर लाइव नहीं भी देख पाते हो ना तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करो, रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करो। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, JRF जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।